स्टेजवर आगमन झालेले, आपण सर्वांनी टाळ्याच्या गडगडामध्ये स्वागत करावं. भावांनो, ह्या महाराष्ट्रामध्ये त्यांचं आगमन झालेलं आहे. त्या पवित्र अशा लोहा या ठिकाणी ते आलेले आहेत आणि लागलीच थोड्याच वेळामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या प्रतिमेचं सर्वात पहिल्यांदा पूजन करण्यात येणार आहे. 5 प्रमुख पाहुण्यांनी त्या पूजनासाठी त्यांच्या सोबत जायचंय. प्रतिमेचं पूजन प्रतिमा पूजन भावांना होत आहे. सर्वांना टाळ्या वाजून स्वागत करावं. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी. छत्रपती शिवाजी महाराज की. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, महात्मा फुलेंचा, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी. धन्यवाद भावांनो. या पवित्र अशा लोहा नगरीमध्ये तेलंगणाचे मुख्यमंत्री आदरणीय के चंद्रशेखर राव यांचं आगमन झालेले. ज्या तेलंगणा राज्यामध्ये विविध आता यानंतर आता शंकरअण्णा धोंडगे हे आपल्याला संबोधित करतील. भावनो, आप बात कर लो, उसका जॉइनिंग करा. की बार किसान सर अब की बार पहिल्यांदा आपल्या भूमीमध्ये तेलंगणाचे मुख्यमंत्री आदरणीय के चंद्रशेखर राव यांचं पदार्पण झालेलं आहे. खरं तर ही भूमी ही चळवळीची भूमी आहे. मी श्री चंद्रशेखररावजी यांना विनंती करतो, त्यांचं पहिल्यांदा मनापासून या भूमीमध्ये स्वागत करतो आणि महाराष्ट्रातला बळीराजा हैराणीत आहे. इथला शेतकरी हैराणीत आहे, इथला मजूर हैराणीत आहे, कामगार हैराणीत आहे, इथला तरुण हैराणीत आहे. तेलंगणामध्ये आपण जे मॉडेल राबवलंय ते महाराष्ट्रामध्ये हे मॉडेल राबवलं पाहिजे. मी तुम्हाला विश्वास देतो, माझं आयुष्य शेतकऱ्याच्या चळवळीमध्ये गेलेलं आहे. केसीआर साहेब या देशाचे प्रधानमंत्री व्हावेत ही आमच्या सगळ्या बळीराजाची इच्छा आहे. हम किसान देश की शान जीने से बेजार है, दिल्ली के उस लाल किले के हम भी तो हकदार है. चला आमच्या संग, तुम्हाला आमचं सगळं माहित आहे. बदल घडवून दाखवू. मी तुम्हाला विनंती करतो, आपण एवढ्या आज लग्न तारीख आहे, एवढ्या सगळ्या उन्हाताणात लाखोच्या संख्येने इथं गोळा झालात. मी धन्य झालो. माझ्यावर तुमचं प्रेम. मी आमच्या जीवन रेड्डी साहेबाला सांगितलं होतं, मी निवडणुकीत हारलो असेल पण माझ्या आयुष्यामध्ये मैदानात कधी हारलो नाही. बस केसीआर साहेबाचं स्वागत करतो आणि तुम्हाला शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. बहुत बहुत धन्यवाद शंकर अन्ना जी, किसानों के नेता, महाराष्ट्र की आवाज, नांदेड़ की आवाज. बहुत बहुत आपका धन्यवाद. मैं महाराष्ट्र की सबकी तरफ से
आदरणीय सीएम साहब, बीआरएस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, किसानों के नेता हम सबके बीच में हैं। बोलिए जय केसीआर। अब की बार बहुत वक्त ना गवाते हुए मैं सीधे उस कार्यक्रम पर चलता हूं। जो लोग, तमाम लोग पार्टी ज्वाइन करने वाले यहां पर हमारे बीच में स्टेज पर हैं। मैं सर्वप्रथम शंकर अन्ना ढोंडगे जी, जो एक्स एमएलए रह चुके हैं, किसान नेता हैं, आपके लोहा से आते हैं, आपके नेता हैं, आपकी लड़ाई लड़ते हैं। मैं चाहता हूं कि सीएम साहब उनको खंडवा डालकर पार्टी में उनका स्वागत कर रहे हैं। सब लोग जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन, स्वागत करिए। दूसरे हमारे बीच में दलितों के बड़े नेता सुरेश दादा गायकवाड़ जी हैं, एक्स एमएलए कंटेस्टेंट रह चुके हैं पुराने, और पूरे महाराष्ट्र की आवाज है, दलितों की आवाज है, वंचितों की आवाज है। हमारे बीच में नागनाथ घिसेवाड़ जी हैं, लगातार पूरे नांदेड़ की एक आवाज है, एक पहचान है, एमएलए कंटेस्टेंट रह चुके हैं, बहुत बड़े नेता, हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हर्षवर्धन जाधव जी हैं, एक्स एमएलए हैं, मराठा आंदोलन में आपकी सक्रिय भूमिका थी, संभाजी नगर से आते हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। पीएस गवले, यशपाल भिंगे जी हमारे बीच में हैं, नांदेड़ से एक्स एमपी कंटेस्टेंट रह चुके हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, धनगर समाज से आते हैं। सीएम साहब ने उनको अपना पहनाकर, मैं अब नाम बोलता जाता हूं, ये बारी बारी से आते जाइएगा। पीएस गवले जी, मनोहर भोसीकर जी, धनंजय काकड़े जी, हरिभाव राठौर जी हमारे बीच में हैं, बंजारा समाज के बड़े लीडर हैं, यवतमाल से एक्स एमपी हैं, आपका पार्टी में स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे पीएस गवले जी, मनोहर भोईकर जी, धनंजय ककड़े जी, प्रहलाद फज्जे जी, दत्ता कामुले जी, राजकुमार केकटे जी, शिवदास वैसवराव, बारी बारी करके आगे बढ़ते आइए। प्रहलाद राखोंडे जी, आप बसमत से जेडपी हैं, आपका स्वागत है। जाकिर चौस जी एमएलए कंटेस्टेंट रहे हैं, आपका स्वागत है। लक्ष्मण वांगे जी, दीपक कांबले जी, कैलाश येसगे जी, मनीष भालेराव, भाग्यश्री गायकवाड़, वेंकटेश यलप्पा, रोशन सिंह गाड़ीवाला, रज्जाक सेठ, शेख अब्दुल सत्तार, भीमाराव डूटे जी, दत्ता पवार जी, शिवराज पाटिल माशेलकर जी, वेंकट राव गायकवाड़ जी, साईनाथ पाटिल फटजे जी, इसमें बहुत सारे जेडपी मेंबर हैं, मार्केट कमेटी मेंबर हैं, काउंसलर हैं, तमाम आसपास के जिलों के नेताओं हैं। सचिन पाटिल सिंधे जी, सुशील सावंत जी, संदिल पांचमल जी, सोपान देवकाटे जी, शिवराज पाटिल देवकम्बलेर जी, विश्वास राव जी, रामदास पवार जी, मकसूद जी, आपका स्वागत है। आप आनंद राव गांगड़े कीड़े जी कंधार से, केशव कुलवंत जी, विशाल गाकवंत जी, रमेश गोलकर जी, प्रभाकर गोपाल आधव जी, निखिल शिवराज पाटिल जी, मिर्जा सोफले जी, आशीष दत्ता हैद के नांदेड़ जी, गेमकर नारायण पाटिल जी, छत्रपति कुंडप्पा सोयमी जी, सूर्यकांत वैकंत राव जी, सुभाष चंद्र मोरे जी, गंगाधर पवार वंचित तालुका अध्यक्ष, पंकज कोंडे जी, महेंद्र देशमुंडे जी, ईश्वर पाटिल जी धुले, माधव जाबंगर जी, महमूद अजहरुद्दीन, मंगेश बेहोलकर जी, नागनाथ, संजय कराले जी, नंद कुमार बमसोडे जी, दत्ताहरी धोत्रे जी, सुनील जी, सिरोधर खोसदार जी, उत्तम राव पाटिल जाधव जी, रामदास राव लाटके जी, भवन शिंदे जी, भगवान शिंदे जी, गंगाओकर पवार जी, फूलाजी टाटे, सुभाष मोरे, सूर्यकांत कोटगिरे, संजय पाटिल कामले, छिमृति कोंडप्पा स्वामी, दिगंबर नागलूर पाटिल, प्रभाकर आधर पाटिल, शेख मकसूद गोंदेवाला, रज्जाक सेठ, वेंकटेश वशिष्ठकर, मोइन भाई, भीमराव दुधारे, गुलाबराव राठौर, और ऐसे सैकड़ों 200 लोग यहां पर हमारे सामने भी बैठे हैं जो पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन स्टेज पर जगह ना होने के कारण आप सबका भी सीएम साहब की तरफ से, पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। संजय वडवरे जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा एक एक करते ज्वाइन करते हुए अपनी सीट पर बैठ जाइए। दिलीप दादा ढोंडगे जी, विजय ढोंडगे जी, शिवराज ढोंडगे जी, सुनील ढोंडगे जी, आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे साथ नारा लगाइएगा, आपकी बार। हाँ, दीपक जी के साथ यवतमाल और आसपास के जिले के लोग हैं, वो नाम पुकारेंगे। चंद्रपूर जिल्ह्यातील मान्यवर मंडळी भारत राष्ट्र समिती पक्षामध्ये या ठिकाणी प्रवेश करणार आहेत।
ॲडव्होकेट संतोषजी कुडमेते, नरेंद्रजी मडावी, जितेंद्रजी कुडमेते, मुकेशजी पुरडकर, आकाशजी गेडाम, पुष्पकजी बंडीवार, झेडपी सदस्य सविताजी वरकडे, संतोषजी करमरकर, बालूजी कुडमेते, योगेशजी मडावी, आनंदराव अंगलवार, संदीपजी मडावी, शैलेशजी सिडाम, सतीशजी कन्नमवार, सतीशजी गेडाम नेशराम, मयूरजी कांबळे, सदाशिव मडावी, शंकरजी आत्राम. गोंदिया जिल्ह्यातील काही मान्यवर मंडळी भारत राष्ट्र समितीमध्ये या ठिकाणी प्रवेश करत आहेत. प्रदीपजी दुबे, प्रभुदासजी केडूर, दिलीपजी सरतरे, रवीजी चचाने आणि भंडारा जिल्ह्यातून दीपकजी मेश्राम, संतोषजी ठक्कर हे सगळे या ठिकाणी भारत राष्ट्र समितीमध्ये आज या ठिकाणी प्रवेश घेत आहेत. धन्यवाद. आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है. अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं. जी. नांदेड़ की जनता, लोहा की जनता ने सीएम साहब के सत्कार के लिए यहां पर एक आयोजन कर रखा है. बीआरएस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री के चंद्रशेखर राव जी, केसीआर जी, जिनको प्यार से पूरा देश बुला रहा है कि वो भारत के प्रधानमंत्री बने, या सोच के साथ अब की बार मैं यहां पर शंकर अन्ना जी और सभी लोगों से बोलना चाहूंगा कि वो जो सत्कार का कार्यक्रम है वो करने के बाद, ठीक है, बाद में करेंगे उसको. मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय बीआरएस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नहीं वो मना कर रहे सीएम साहब, मना कर रहे, कोई बात. अभी आप सबके बीच में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत राष्ट्र समिति के और तेलंगाना के यशस्वी मुख्यमंत्री, किसानों के प्रिय श्री के चंद्रशेखर राव जी का मैं स्वागत करना चाहूंगा. उनसे निवेदन करूंगा कि हम सबके बीच में आकर केसीआर साहब, आकर सीएम साहब हम सबके बीच में उद्बोधन करें और महाराष्ट्र में क्या नहीं है वो हमें बताएं, तेलंगाना में क्या है, हम सबका मार्गदर्शन करें. सीएम साहब. जय बीआरएस. अब की बार छत्रपति शिवाजी महाराज के इस पावन धरती को, मराठा भूमि को मैं प्रणाम करता हूं. माननीय शंकरन दोंडगे जी, एक्स एमएलए, हर्षवर्धन जादव जी, एक्स एमएलए, हरिभाव राठौड़ जी, एक्स एमपी, श्री नागनाथ घिसेवाड़ जी, श्री सुरेश गायकवाड़ जी, श्री यशपाल भिंगे जी, प्रहलाद रामाराव राकोंडे जी, जकीर गौ साहब, दिलीप दोंडगे जी, शिवराज दोंडगे जी और दीपक आत्रम एक्सएमएलए साहब, मंच पर उपस्थित सारे नेतागण, तेलंगाना राज्य से आए हुए साथी एमएलए, एमएलसी, एमपी और नांदेड़ जिले के चारों तरफ से आए हुए किसान भाइयों को, बहनों को, सारे लोगों को मैं विनम्र पूर्वक प्रणाम करता हूं.
कल परसों कुछ लोग मेरे पास पश्चिम महाराष्ट्र से आए थे। वो मुझसे लड़ रहे थे कि बार बार नांदेड़ जा रहे हो, क्या शोलापुर नहीं आना है? मैं बोला भाई जरूर आएंगे, लेकिन नांदेड़ में जो प्यार ज्यादा मिल रहा है इसलिए मुझे वहां खींच के लेकर जा रहा है। ये जो आपका प्रेम है, मुझे कुछ ही समय में दोबारा यहां आना पड़ा है। अच्छी बात है। इस सभा में आने वाले लोगों को रोकने के लिए गांव में दावतें दिए जा रहे हैं, बकरे भी कट रहे हैं। ये बात मेरे से ज्यादा आप अच्छा जानते हैं। और अभी मुझे खबर मिला है कि नांदेड़ चौराहे के पास लोगों को यहां नहीं आने देने के लिए डाइवर्ट करके बाजू किए जा रहा है। ऐसे काम बहुत देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बड़ी किसानों की तूफान अगर आ जाए, ये सारे चीज हमको नहीं रोक पाएंगे। पीछे जब मैं नांदेड़ में आया था, यहां के उप मुख्यमंत्री माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हो देवेंद्र फडणवीस जी मेरे बारे में कुछ कह रहे थे कि चंद्रशेखर जी, आपका काम तेलंगाना में है, तेलंगाना को देख लो, यहां क्या काम है। मैं भारत का नागरिक हूं, भारत के हर एक राज्य में मेरा काम है। दूसरा बात यह है, मैं साफ बताए देता हूं कि तेलंगाना का जो मॉडल है, किसानों को निवेश के लिए हर एकड़ में 10,000 रुपए देना चाहिए। नंबर 2, किसानों को 24 घंटा उच्च गुणवत्ता वाला मुफ्त में बिजली देना चाहिए। तीसरा, किसानों को जो प्रकल्प से यानी प्रोजेक्ट से पानी दिया जाता है, जिस प्रकार से तेलंगाना में फ्री में देते हैं मुफ्त में, प्रकल्प का पानी भी फ्री देना चाहिए। तीसरा, चौथा, किसान का किसी तरह भी दुर्भाग्यपूर्ण अगर देहांत हो जाए तो 5 लाख रुपए का बीमा दिलवाना चाहिए। पांचवा, किसानों का जो पैदावारी है, सारा का सारा पैदावारी जिस प्रकार से तेलंगाना राज्य में 7,000 केंद्र खोल के, खरीदारी केंद्र खोल के सरकार ही एक एक दाना खरीदता है, उस प्रकार से महाराष्ट्र में भी किसानों का पूरा पैदावारी खरीदना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जी, आप ये काम कर दो, इसका आश्वासन दे दो, मैं महाराष्ट्र में आऊंगा, आना बंद कर दूंगा। मुझे अगर रोकना है महाराष्ट्र में आने से तो इसका अमल करो, मेरा काम खत्म हो गया। अगर जब तक नहीं करोगे तब तक जबरदस्त आता रहूंगा। आप ये वादा पूरा करो, मैं नहीं आऊंगा। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक हम जरूर आते रहेंगे और लोगों के साथ मिलके, किसानों के साथ मिलके, किसानों के हक के लिए जरूर लड़ाई जारी रखेंगे। इसके साथ एक और बात भी है, हमारे दलित वर्ग, हमारे आदिवासी वर्ग भी सदियों से परेशान है, ये हम सारे जानते हैं। उनको कैसे उनके हालात पे छोड़ेंगे, कब तक छोड़ेंगे, कितने और सदी उनको पीड़ा उठाना पड़े, ये देश के लिए, नागरिक समाज में अच्छी बात नहीं है। इसी को सोच के हमने तेलंगाना राज्य में एक बहुत जबरदस्त स्कीम, दलित बंधु नाम का स्कीम लाए हैं। हर घर को, हर दलित परिवार को
10 लाख रुपए देते हैं जो वापस नहीं देने होते हैं, और उनका इच्छापूर्वक जो काम वो कर सकते करे, इसका कोई बैंक लिंकेज भी नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जी, ये अंबेडकर भारत रत्न अंबेडकर जैसा एक डायमंड पैदा हुआ भूमि है महाराष्ट्र। अगर यहां दलित बंधु आप लागू करो, मेरे अपना महाराष्ट्र का दौरा बंद करूंगा, और जब तक नहीं करोगे तब तक बिल्कुल आऊंगा और लड़ते रहूंगा। बस ये शब्द मैं यही खत्म करता हूं, और ये देवेंद्र फडणवीस के ऊपर छोड़ देता हूं, उनके विज्ञता पे छोड़ देता हूं। वो क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले, आगे चल के हम देखते हैं। भाइयों, यहां समझने की बात है, कोई लंबा चौड़ा भाषण भी मैं नहीं बोलूंगा। धूप भी कड़ी है, बहुत देर से मेरे इंतजार कर रहे हैं, मैं जानता हूं। लोग बाहर भी बहुत है, अभी गांव में शहर में भी। मैं सिर्फ 2-4 बातें आपको समझाने आया हूं। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, भाषण बहुत सुने, पार्टियां बहुत बने, मुख्यमंत्री कहीं बने, प्रधानमंत्री भी कहीं बने, आमदार खासदार तो कितने हम बनाए, बेहिसाब बनाए। चुनाव आया, अब वाला जीत गया, कोई नया जीत गया, अब वाला हार गया, तो चेहरा बदलता है, पार्टियां बदलते हैं, लेकिन हमारा हालत नहीं बदलता। मेरा आपसे प्रार्थना है, पिछली बार भी मैंने कहा था नांदेड़ में, मेरे बात यही सुन के यही छोड़ के मत जाइए। खास तौर पर जो बुद्धिजीवी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मेरे युवा भाई है, जो मेरे युवा बहनें हैं, माएं हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरे बातों को जरूर याद रखें और अपने गांव या बस्ती में जाने के बाद अपने साथियों के साथ, अपने गांव वालों के साथ जरूर चर्चा करें कि सच कितना है, झूठ कितना है। चर्चा करके आप खुद फैसला ले लें। देखिए, इस देश में 75 साल का आजादी के समय में देश के किसकी हुकूमत चलाया, किसका हुकूमत चला? सिर्फ 2 पार्टियां देश पर राज करें। 75 साल में 5 साल के लिए 2-4 प्रधानमंत्री बने, वो वीपी सिंह है, चरण सिंह है, मोरारजी देसाई थे, इधर से देवेगौड़ा जी थे, बस यही लोग थे। बाकी 70 साल, गौर करें इस बात पे, 70 साल किसी ने हुकूमत किया हिंदुस्तान पे तो सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं। 56 साल कांग्रेस पार्टी और 54 साल कांग्रेस पार्टी, 54 इयर्स, और 16 साल लगातार भाजपा। कांग्रेस ने रूल किया और बाद में अब भाजपा रूल कर रही है। कुछ फर्क देखा है आपने? कुछ फर्क देखने मिला? कुछ महसूस हुआ फर्क? क्या फर्क पड़ा? उन पार्टियों के लिए फर्क पड़ा होगा, पार्टियों के नेता के लिए फर्क पड़ा होगा, किसी के कांग्रेस का मंत्री पद जाके इनको भाजपा वाले को मंत्री मिला होगा, लेकिन जनता को क्या मिला, किसान को क्या मिला? किसान का हालत क्यों नहीं बदला? दया करके सोचिए। मैं राजनीति नहीं बोल रहा हूं, ये राजनीति आखिरी में बोलूंगा, लेकिन अब जो बात मैं कह रहा हूं कि ये सच है झूठ है, दिल पे हाथ रख के सोचिए। दोनों पार्टियों में कोई फर्क दिखा, कोई अंतर दिखा? कोई फर्क नहीं है। फिर इसको हराओ, उसको जिताओ, इसको जिताओ, उसको हराओ, इसमें क्या मजा है? पहचानने की बात क्या है? चाबी किधर है? चाबी कहां है? हमारे हाथ में। देखते हैं कितना ताकत है। तो भाइयों, कुछ भी फर्क नहीं है। 2 चीज और बताता हूं।
भूमि तो हमारे पास बहुत है। ए बाबू तोंदर दिया ना फोटो, फोटो कहीं और से निकालो भाई। अमेरिका से, चाइना से, पूरी दुनिया में किसी अन्य देश से कृषि योग्य भूमि भारत में ही ज्यादा है। भारत का पूरी जमीन को अगर नाप ले, हमारा भूमि है 83 करोड़ एकड़, जिसमें सीधे ही 41 करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि है। भारत का किस्मत अच्छा है, यहां सूरज अच्छा खिलता है, अच्छी बारिश होती है, क्लाइमेट अच्छा होता है, यहां आम भी उगता है, एप्पल भी उगता है। ऐसे हमारा देश है। ये सब कुछ रखते हुए सबसे बड़ा संसाधन जो मानव संपत्ति है, 1,40,000 करोड़ आबादी है हमारे देश का। ये सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हमारे बच्चे हमारे देखते देखते मैकडोनाल्ड का पिज्जा खा रहे, फॉरेन कंपनीज के दुकानों में जाके डबल रोटी खरीद रहे। क्या ये हमारा किस्मत है? क्यों ये स्थिति है? दूसरी बात है, मैं कुछ समय के लिए एरोप्लेन में आ रहा था हैदराबाद से, उसके बाद नांदेड़ में उतरने के बाद हेलीकॉप्टर से आ रहा था। जमीन पूरा सूखा सूखा दिखता है। क्यों? पानी नहीं है। पानी, ये बात जरूर मन में रखे और जानकारी ले लें हर भाई, हर किसान नेता। हिंदुस्तान के 41 करोड़ एकड़ जमीन को सिंचन के लिए भरपूर पानी देने के लिए जरूरत से ज्यादा पानी की उपलब्धि इस देश में है। देश के नदियों में 75,000 टीएमसी पानी बहता है, जिसमें से सिर्फ 19,000 टीएमसी उठाया गया। बाकी 50,000 टीएमसी हर साल हमारे आंखों के सामने, सारे भारत के जनता के सामने, प्रधानमंत्री, कई मुख्यमंत्री, आमदार, खासदारों के सामने, हमारे आंखों के सामने से गुजरते हुए बंगाल के खाड़ी में जा रहा है। गोदावरी निकलता है महाराष्ट्र से, कृष्णा निकलता है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कोने कोने में, चप्पा चप्पे में पीने के पानी नहीं मिलता, सिंचन के लिए पानी नहीं मिलता। फिर क्या मिलेगा भैया? पानी के लिए अमेरिका को सलाम करने की जरूरत नहीं है, कोई रशिया से मांगने की जरूरत नहीं है, कोई चाइना देश के पेट में मुंडी डालने की जरूरत नहीं है या किसी को भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हमारा अपना भगवान का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ, हमारे जनता का, हमारा देश का अपना संपत्ति है। जरूरत से ज्यादा पानी रखते हुए देश के किसान पानी से क्यों वंचित है? इस एक बात पे सोचिए, बस बात पूरा समझ में आ जाएगा। पानी नहीं है, किसी को भीख मांग रहे, बात अलग है, लेकिन पानी है और पानी जरूरत से ज्यादा है। सवाल यही है कि वो पानी समंदर में न जाते हुए जमीन पे आए और पूरे हिंदुस्तान को हरा भरा कर दे, या ऐसे ही हम रह जाए? क्या चाहिए? पानी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, पक्का। एक बात है। दूसरी बात है, पानी नहीं दे रहे, भाषण दे रहे। भाषण सुनो तो माइक पड़ जाएंगे, सुन सुन के चक्कर आके पड़ जाएंगे हम लोग। कितने झंडे, कितने नेता, वोट के समय में कितना गुमराह। आज भी सभा में लोगों को नहाने देने के लिए बकरे क्यों काट रहे भाई? अच्छा, एक बात है। दूसरी बात, करंट नहीं दे सकते। क्यों नहीं देते? क्यों करंट नहीं देते भाई? क्या क्यों नहीं देते?
ऐसा है, पानी तो जरूरत से ज्यादा है, इस बात का जानकारी ले ले। अगर है, आपको जानकारी हो गया तो पूरे जनता को जगाइए और युद्ध कीजिए मेरे साथ में। पूरे पानी जमीन पे आ जाएगा और भरपूर हर एकड़ को पानी मिलेगा। ये मेरा वायदा है आपके साथ। तो दूसरी बात है बिजली, पर्याप्त बिजली, जितना चाहिए उतना बिजली देने के लिए हमारे अपने देश में महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बहुत सुंदर सा प्रकृति का दिया हुआ कोयला है। और वो कोयला कितना है हमारे पास? 361 बिलियन टन्स, 361 बिलियन। जो लिख लेना चाहे लिख ले। 361 बिलियन टन्स का कोयला हमारे पास ऑलरेडी है, जो पूरे देश को 24 घंटा हाई क्वालिटी पावर देने के लिए 125 साल के लिए भरपूर है। 125 साल के लिए। भाई क्यों नहीं देते बिजली? किसान और जनता, सरकार से हम चांद सितारे थोड़ी मांग रहे, सोने के ईंट थोड़ी मांग रहे। भाई जो पानी भगवान ने दिया, बीच में इंसान अड़चन बन बैठा है। जो कोयला भगवान ने दिया, बीच में हमारे राजनेता, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री बीच में अड़चन बन बैठे हैं। बस ये राज आप जान जाइए। देखिए एक बात है, केसीआर एक बार आके गया नांदेड़ में, गुलाबी झंडा एक ही बार आके गया, एक ही लहर। क्या आ गया? किसान को 6,000 रुपए आ गया बजट में। आया कि नहीं आया? पहले क्यों नहीं आया भाई? पहले क्यों नहीं दिया? अब समझ जाओ इसमें गुलाबी झंडा में क्या ताकत है। पहले क्यों नहीं दिया मैं पूछ रहा हूं। ये 6,000 भी देने का ढंग कैसा? अंगार पे पानी छिटकते ना, इस तरह बीक डाला जैसा। नहीं चाहिए हमें 6,000 रुपये, हमें चाहिए 1 एकड़ में 10,000 रुपए निवेश के लिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? लड़ेंगे इसके लिए। किसान भाइयों को इस लोहा के सभा से मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि हमने जंग नहीं लड़ी, हमने लड़ाइयां नहीं लड़ी, ऐसा नहीं है। 75 साल से लगातार लड़ाई जारी है। हरियाणा के भूमिपुत्र सर छोटू राम के जमाने से, महेंद्र सिंह टिकायत के जमाने से, प्रोफेसर नंजुंडा स्वामी बेंगलुरु से, और यहां के शरद, मुझे मालूम है, शरद जोशी के जमाने से कितने लड़ाइयां हम लोग लड़े। अभी अशोक नवले, उनके नेतृत्व में 10,000 लोग पैदल चले नासिक से मुंबई तक। इससे पहले तो 50,000 चले। हमारे दशरथ सावंत काका जो अहमदनगर से यहां बैठे हुए हैं, 84 साल उनका उम्र है, 84 इयर्स। वो सारे जिंदगी लड़ते रहे, शरद जोशी के साथ, किसी और के साथ, किसी और के साथ, अभी भी लड़ रहे। एक बात सोच लो, प्याज के दाम के बारे में, गन्ना के दाम के बारे में, कहीं और पैदावारी के बारे में हर साल हमें क्यों लड़ना पड़ता है? हर साल हमको रोडों पर क्यों उतरना पड़ता है?
क्या यही हमारे नसीब में लिखा है? ये बात सोचिए जरूर। मैं इतना ही कहता हूं आपसे। दूसरा एक बात कहता हूं, अगर हम लोगों को ही किसानों के लिए ही लड़ना पड़ता है, तो रोडों पे उतरना पड़ता है, भूख हड़ताल करना पड़ता है, तो फिर हमारे आमदार कहां गए, जिनको हमारे प्रतिनिधि चुन के हमने भेजा है असेंबली में, पार्लियामेंट में? वो कहां सो रहे हैं इतने साल से? गुवाहाटी भाग रहे। बस कौन किधर भाग रहे मुझे उससे वास्ता नहीं है, ये आप लोगों का आवाज है। मेरा एक ही विनती है, अब कब तक लड़ेंगे? जिंदगी तमाम लड़ते रहेंगे? सारे जिंदगी लड़ाई के लिए पैदा हुए हम लोग। देखिए लड़ाई कहां तक लड़े, ये नहीं है कि किसान नहीं लड़े। अभी हम सबके सामने वहां बैठे हैं हमारे भारत राष्ट्र समिति के राष्ट्रीय किसान मंच के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडोनी जी। उनके ऊपर 100 केस करे, वो हरियाणा से है, कुरुक्षेत्र से 100 केस बनाए उनके ऊपर। 13 महीने लगातार किसानों ने धरना दिया और उस धरने के समय में 750 किसानों ने अपने प्राण त्याग दिया।